गरीब विधवा माँ की अंधी बेटी की शादी। रजनी मंदिर से फूल बेचकर आती है तो देखती है उसकी माँ बर्तन धो रही है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? आप बर्तन धो रही हो ना? आपसे तो आराम किया ही नहीं जाता है। याद है ना वैद्य जी ने क्या कहा था, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अरे बेटी, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, हाथ पैर धो ले, मैंने रोटी बना दी है, सब्जी थी नहीं तो नहीं बनाई हूँ। कोई बात नहीं माँ, आपके हाथ की सूखी रोटी भी 56 भोग की तरह है, मैं सूखी रोटी ही नमक के साथ खा लूंगी। माँ ये लो आज की कमाई, आज पूरे 100 रुपए मिले हैं, कल इससे मैं आपकी दवाई और कुछ राशन ले आऊंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह रजनी की माँ शकुंतला को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। रजनी अपनी माँ को दवाई देकर फूल बेचने चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, आज आने में इतनी देर लगाती बेटी, तुझे पता है ना जब तू समय से घर नहीं आती तो मुझे तेरी कितनी चिंता होने लगती है। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं तो मंदिर में भगवान जी के साथ रहती हूँ, अब उनके रहते भला मुझे कुछ हो सकता है क्या? ये लो माँ, आज की कमाई पूरे 200 रुपए। अगले दिन रजनी फूल बेचने जाने ही वाली होती है, तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला आती है। अरे ओ शकुंतला, ये ले मिठाई खा और रजनी को भी दे। मिठाई? पर किस खुशी में उर्मिला बहन? अरे मेरी बेटी नैन्सी का रिश्ता तय हो गया है, इसी महीने में उसकी शादी है, बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, शहर में कपड़े की दुकान पर मैनेजर है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए बहन, बस एक ही चिंता थी और देखो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा लड़का मिल गया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उर्मिला बहन, मेरी बेटी रजनी के लिए भी कोई लड़का बताना, अगर तुम्हारी नजर में कहीं हो तो। रजनी की शादी? देख शकुंतला, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर तुझे धोखे में भी नहीं रखना चाहती। माना कि रजनी दिखने में बहुत सुंदर है और गुणवान है, लेकिन है तो आखिर अंधी ही ना, और अंधी लड़की से भला कौन शादी करेगा? और तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इसके लिए तो कोई उम्र दराज बाल बच्चे वाला या अपाहिज ही मिल सकता है। अगर कोई वैसा होगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, रजनी बेटी तू भी मिठाई खा लेना। पड़ोसन सुबह सुबह फालतू में इतना ताना देकर चली जाती है, और ये सब रजनी के लिए कोई नई बात नहीं थी, उसे रोज ही ऐसा सुनने को मिलता था। माँ, तुम्हारे रोने की आवाज ना यहाँ तक आ रही है, फिर से रो रो कर ना तुम अपनी तबीयत खराब कर लेना। माँ एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ? नहीं रजनी बेटी, तू क्यों मुझ पर बोझ होगी, तू तो मेरी जान है, हीरा है तू, लाखों में एक, तुझे ही तो देखकर जी रही हूँ मैं। लेकिन बेटी, मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता होती है, तू तो जानती है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस दुनिया में तू अकेली रह जाएगी। हे भगवान, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो, ताकि अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहे। शकुंतला भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन रजनी जानती थी कि उसके अंधेपन के कारण कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया था। अब बस भी करो माँ, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। रजनी फूलों का टोकरी लेकर मंदिर के बाहर फूल बेचने लगती है। तभी मंदिर के पुजारी जी बाहर आते हैं। रजनी बेटी आ गई। बेटी मेरी बात ध्यान से सुन, आज गांव के सेठानी के घर पूजा है, उनके घर नई बहू आई है, तो उन्हें मंदिर के लिए माला और ढेर सारा फूल चाहिए। मैंने सोचा किसी और फूल वाले को भेजने से अच्छा कि मैं तुझे ही भेज दूं, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। जा बेटी, तू उनके घर जाकर फूल दे आ, तू अकेले तो चली जाएगी ना? हाँ पंडित जी, मैं चली जाऊंगी, इस गांव के गली गली को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बचपन से तो यहीं पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ के गलियों में जाने के लिए आंखों की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हर गली याद है, मैं दे आऊंगी। पिछले साल मैं उनके जन्मदिन पर माँ के साथ उनके घर फूल देने गई थी। ठीक है बेटी, फिर तू अभी निकल जा, मैं पूजा के वक्त ही अब उनके घर जाऊंगा। उसके बाद रजनी सर पर फूलों का टोकरी लिए सेठानी के घर पहुँचती है। सेठानी जी ने फूल मंगवाया था, वही देने आई हूँ, कहाँ रखूँ? सेठानी जी और भैया जी किसी काम से बाहर गए हैं, तुम यहीं रुको और ये फूल मुझे दे दो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नौकरानी वो फूल लेकर रखने चली जाती है। तभी रजनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये लो, यही वो जहर है, इसे दूध में मिलाकर दे देना, ये पीते ही दोनों माँ बेटे आज ही भगवान के पास चले जाएंगे, उसके बाद ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी मतलब मेरी।
हाँ, आखिर ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए ही किया है। मैंने इस बेवकूफ चंदन को ऐसा बेवकूफ बनाया कि ये एक ही महीने में मुझे ब्याह कर ले आया। लेकिन उसे क्या पता, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बस बस, अब मैं चलता हूँ। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। और याद रखना, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और नई बहू बाहर आती है तो रजनी को देखती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पूजा के फूल देने आई थी। अरे ये तो अंधी है। चलो अच्छा है, चल अब जाए यहाँ से। जी पैसे? कितने पैसे हुए? 400 रुपए मालकिन। ठीक है, ये ले पैसे और निकलो यहाँ से। रजनी पैसे लेकर घर आ जाती है, लेकिन वो ये सब सुनकर बहुत परेशान थी। उसे बार बार वही सब बात याद आ रही थी। हे भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नहीं, मैं सब कुछ जानकर चुप नहीं बैठ सकती। मुझे हवेली पर जाना ही होगा, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। हे भगवान जी, मेरी मदद करना ताकि मैं सेठानी और उनके बेटे की जान बचा पाऊँ। उसके बाद रजनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है और फिर बिना समय गवाए दोनों माँ बेटी हवेली पर पहुँचती है। आपको किससे मिलना है? सेठानी जी कहाँ है? सेठानी जी। तभी उसका बेटा कमरे से बाहर आता है। कौन हो तुम और इतनी रात में माँ को क्यों बुला रही हो? आप ठीक तो है ना? आपने दूध तो नहीं पिया ना? और सेठानी जी कहाँ है? माँ तो अपने कमरे में लेटी हुई है। उसके बाद रजनी सेठानी के बेटे चंदन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। उसके बाद चंदन पुलिस को फोन करता है। पुलिस नई बहू और उसके प्रेमी को पकड़ लेती है और इधर समय पर इलाज हो जाने की वजह से सेठानी की जान बच जाती है। जिसके बाद रजनी और उसकी माँ सेठानी से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं। माँ, यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तुम्हारी और मेरी जान बची है। रजनी बेटी, तुमने आज हम माँ बेटे को नया जन्म दिया है। अगर समय पर तुम नहीं आई होती तो ना जाने कौन सी अनहोनी हो गई होती। जीती रहो बेटी। माँ जी, भगवान जी हमेशा किसी न किसी रूप में आकर अच्छे लोगों की मदद ज़रूर करते हैं और कल आपके घर शायद उन्होंने ही मुझे भेजा था ताकि मैं ये सब अनहोनी होने से रोक दूँ। ये सब भगवान की ही लीला है। तुम तो बहुत ही समझदार बच्ची हो। तुम्हारे जिंदगी में खुद ही इतना दुख है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। मुझे तुम जैसी ही गुणी और संस्कारी बहू चाहिए थी। चंदन बेटा, क्या तुम्हें रजनी पसंद है? माँ, मैं पहले ही अपनी मनमानी करके बहुत पछता रहा हूँ। अब आपका जो फैसला होगा मेरे सर आंखों पर होगा। और रजनी तो बहुत ही नेक दिल लड़की है। अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद सेठानी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे चंदन और रजनी की शादी करवा देती है। कहते हैं ना, अच्छा करने वाले के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता है। और रजनी आज उसका एक जीता जागता उदाहरण थी। रजनी को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। चंदन और सेठानी रजनी को बहुत प्यार करती हैं। तभी एक दिन चंदन रजनी से कहता है, देखो रजनी, मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को देखो कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। और फिर चंदन रजनी की आंखों का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है और फिर ऑपरेशन के बाद रजनी की आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। अब रजनी की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और अपनी बेटी को खुश देखकर शकुंतला भी बहुत खुश होती है। बादलों में जादुई दो सिक्कों का घर। मधुरिमा और मिष्टी दोनों ही सगी बहनें थी। वे दोनों ही बहनें अनाथ थी। उसका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं था। वे दोनों अकेले ही एक छोटे से घर में रहा करती थी। वैसे तो दोनों बहनें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात की मार ने उसे वक्त से पहले ही काफी समझदार बना दिया था। मधुरिमा बड़ी और मिष्टी छोटी थी। मधुरिमा बहुत ही समझदार थी। वो एक माँ की तरह ही अपनी छोटी बहन मिष्टी का ख्याल रखा करती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो मिष्टी को पढ़ाने के लिए एक लहंगे की दुकान पर काम किया करती थी। वहीं मिष्टी भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो जो भी कुछ स्कूल में पढ़ती, शाम को घर आकर अपनी दीदी को सारी चीजें बताती। दोनों ही बहन बहुत ही दयालु थी। वे सबकी मदद करती थी। एक दिन मधुरिमा सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने काम पर जाने लगती है। अरे ये क्या दीदी, आप इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रही हो? आप तो 9 बजे दुकान जाती हो ना? नहीं मिष्टी, आज मुझे जल्दी काम पर जाना है,
क्योंकि दुकान में बहुत काम है और अगर लेट हो गई तो मालिक बहुत गुस्सा करेगा। तुझे तो पता है ना मेरी बहन, वो खरूस मालिक कितना बोलता है। खामखाई सुबह सुबह वो मुझे सुना देगा। अगर ऐसी बात है दीदी तो आप किस लिए उसकी बात सुनती हो? छोड़ क्यों नहीं देती आप ऐसी जगह पर से काम? तुझे पता है ना मिष्टी, कितनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है और अगर मैंने इसे भी छोड़ दिया तो मैं तेरी स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा कहाँ से लेकर आऊंगी? देखना दीदी, मैं आपकी मेहनत को यूँ जाया नहीं होने दूंगी। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। उसके बाद मैं आपको कहीं भी काम पर जाने नहीं दूंगी, बल्कि हमारे घर में आपके लिए नौकरानी होगी, नौकरानी। और आप ठाठ से घर में बैठना और मैं कमा कर आपको खिलाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। अब जल्दी से तुम भी उठ जाओ, तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना? हाँ दीदी, ठीक है, मैं अभी उठ जाती हूँ। उसके बाद मधुरिमा जल्दी जल्दी अपने और मिष्टी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी मिष्टी भी उठकर किचन में आकर अपनी बहन का हाथ बटाने लगती है। अरे तू ये क्या कर रही है? चल तू जल्दी से जा और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। और जब तक तेरे स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक तू अपना पढ़ाई कर। ये सब काम मैं कर लूंगी। तेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, समझी? हाँ दीदी पता है, लेकिन आप कभी तो मुझे आपकी मदद करने दिया करो। अकेले आप कितना काम करती हो। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और रही बात पढ़ाई करने की, तो वो तो मैं करती ही हूँ। पूरे दिन तो पढ़ाई ही करती रहती हूँ। अब ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कह रही हूँ ना तू उतना कर। जा और जाकर कमरे में पढ़ाई कर। ये छोटे मोटे काम तेरे लिए नहीं बने हैं। तुझे तो पढ़ लिख कर अफसर बनना है, जिसके लिए तुझे अभी से ही मेहनत करनी होगी। और अगर तू अफसर नहीं बनी ना तो तुझे जिंदगी भर मुझे ही बिठा कर खिलाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, जाती हूँ। मिष्टी और मधुरिमा के बीच बहुत ही प्यार था। वे दोनों बहनें ही एक दूसरे की हिम्मत थी और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता था। मिष्टी ने तो अपने माँ बाप का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए वो मधुरिमा को भगवान की तरह मानती थी। और मधुरिमा भी मिष्टी को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। वह कभी भी उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने देती थी। वह उसके हर जरूरत का अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही एक दिन मधुरिमा खाना बना रही होती है और अपने माता पिता को याद कर रही होती है। काश माँ, आज आप हम लोगों के साथ होती तो कितना अच्छा होता। आज आप हम दोनों बहनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती और हम दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती। और जब हम दोनों घर आती तो फिर से आपके हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता। कितना अच्छा होता ना। लेकिन शायद भगवान जी ने हम दोनों बहनों के किस्मत में ये सुख ही नहीं लिखा। ये सोचते सोचते मधुरिमा की आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी मिष्टी मधुरिमा को रोते हुए देख लेती है और वो पीछे से मधुरिमा को आवाज लगाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिष्टी की आवाज सुनकर मधुरिमा जल्दी से अपना आंसू पोंछकर कहती है, अरे मिष्टी, हो गई तैयार? ले, मैंने तेरे लिए नाश्ता भी बना दिया है और तेरा टिफिन भी पैक कर दिया है। अब जल्दी से नाश्ता कर ले। तभी मिष्टी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है दीदी, आपको बहुत तकलीफ होती है और आप कभी अपने चेहरों पर इन तकलीफों को दिखने नहीं देती। लेकिन आप चिंता मत करो दीदी, बहुत ही जल्दी मैं आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूंगी। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें नाश्ता करके अपने अपने रास्ते निकल जाती है। एक तरफ मधुरिमा अपने कपड़ों की दुकान पर जाती है और मिष्टी अपने स्कूल की तरफ जाती है। मधुरिमा दिन रात खूब मेहनत करती है, वहीं मिष्टी भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है। उसके स्कूल के सभी टीचर मिष्टी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि मिष्टी पढ़ाई और व्यवहार दोनों में ही बहुत अच्छी थी। स्कूल में सभी बच्चे मिष्टी को बहुत पसंद करते थे। रोजी नाम की एक घमंडी लड़की भी थी जो मिष्टी से बहुत जला करती थी। मिष्टी उसे फूटी आंख भी नहीं भाती थी। रोजी और उसकी दोस्त मिलकर मिष्टी को बहुत ही परेशान किया करते थे, लेकिन मिष्टी हमेशा रोजी और उसके दोस्तों को इग्नोर कर दिया करती थी। वह हंसते हंसते उसके सभी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मिष्टी स्कूल से घर जा रही थी, तभी रोजी भी अपने कार से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में कीचड़ था और रोजी अपने ड्राइवर से कहती है,
सुनो, तुम्हें इस तरह से कार चलानी है कि ये सारा कीचड़ उड़कर उस सड़क छाप लड़की पर गिरे। ठीक है बेबी जी। उसके बाद वो ड्राइवर इतनी तेजी से कीचड़ से कार लेकर जाता है जिससे मिष्टी के सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो जाता है। ये देखकर मिष्टी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ पागल ड्राइवर, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती फिर गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो? मेरी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? उसके बाद रोजी अपने कार की खिड़की खोलकर मिष्टी को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। मिष्टी मायूस होकर वापस से घर जाती है और खुद को अच्छे से साफ करने के बाद वो फिर से स्कूल जाती है, जिसकी वजह से उसे आज स्कूल आने में काफी देर हो जाती है। और जब वो क्लास में पहुंचती है तो क्लास टीचर उसे डांटते हुए कहती है, मिष्टी, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर तुम्हें आज स्कूल आने में इतनी देरी कैसे हो गई? तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर ये गैर जिम्मेदारी वाला काम कैसे? मिष्टी कुछ बोलती उससे पहले ही रोजी कहती है, मैं कहती थी ना मैम कि मिष्टी भी ऐसी ही है, एकदम बदतमीज और गैर जिम्मेदार। मुझे तो पहले ही पता था, ये बस स्कूल टीचर के सामने अच्छा होने का दिखावा करती है। ये सुनकर मिष्टी गुस्से में कहती है, तुम तो चुप ही रहो, आज तुम्हारी वजह से टीचर जी ने मुझे डांटा है। अगर तुम्हारा वो बदतमीज ड्राइवर सही से गाड़ी चलाता तो न मुझ पर कीचड़ आता और न ही मैं आज स्कूल लेट से आती। मिष्टी और रोजी को बहस करता हुआ देखकर टीचर कहती है, साइलेंट, दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठो। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए मिष्टी। ठीक है मैम। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तब रोजी अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मिष्टी के रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे इस अनाथ लड़की की अकड़ तो देखो, इसके पास ना तो पैसा है और ना ही माँ बाप, फिर भी अकड़ तो देखो कैसे राजकुमारियों वाली है। और तो और इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, रोज रोज एक ही यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल आती है, जूते भी फटे हुए हैं। सही कहा रोजी, वैसे भी बेचारी को ये सब दिलाएगा कौन? इसके तो माँ बाप ही नहीं है, अनाथ कहीं की। ये सुनकर मिष्टी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे अम्मा, आप यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं तो कब से अपना गिरा हुआ सामान उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी ताकत नहीं है जिससे मैं इसे उठा सकूं। अम्मा, क्या आप अकेली हैं? क्या आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं बेटी, इस बेगानी दुनिया में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है और अब तो लगता है मैं भी कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैंने पिछले 1 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया है बेटी। ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? हम हैं ना। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी दीदी बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद मिष्टी उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर उसके घर में जो भी कुछ होता है वो उस बूढ़ी अम्मा को खाने को देती है। शाम को जब मधुरिमा काम से घर वापस आती है तो मिष्टी उसे उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर मधुरिमा अपनी बहन को शाबाशी देते हुए कहती है, अम्मा, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ अम्मा आप यहाँ आ गई। मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि हमारे घर में भी हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई होता, और देखिए भगवान ने आपको भेज दिया। आप आराम करिए अम्मा, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वे बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मेरी ये जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती। लेकिन तुम दोनों बहनों की ईमानदारी और सच्चाई देखकर मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ बेटा। मैंने अपनी कड़ी मेहनत और जादुई शक्तियों से बादलों में जादुई सिक्कों का अनोखा घर बनाया है और वो घर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान हो और मुझे पक्का यकीन है तुम उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। उसके बाद वो जादुई बुढ़िया दोनों बहनों को जादुई कालीन पर बैठाकर बादलों में जादुई सिक्कों से बने हुए घर के पास लेकर जाती है और कहती है, ये दोनों जादुई सिक्कों का घर है, इसलिए दोनों बहनें एक एक करके इस घर के अंदर चली जाओ। उसके बाद दोनों बहनें जादुई सिक्के के अलग अलग घर में जाती है और उस घर के अंदर सोने चांदी का भंडार लगा हुआ होता है।
दोनों बहनें उस घर से काफी सारा धन लेकर बाहर आती है और फिर जादुई अम्मा के साथ धरती पर आ जाती है और उन पैसों से अपना घर बनवाती है और मधुरिमा उन पैसों से खुद का कपड़ों का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई बूढ़ी अम्मा के साथ एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मिष्टी भी खुद के कार से स्कूल जाती है और ना भोला अपने गांव का सबसे छोटे कद का बदसूरत लड़का था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथ था और उसके कद और रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे ओ बोना, कहाँ जा रहा है दौड़ दौड़ के? अरे माई, मैं तो मुखिया जी के घर दावत खाने जा रहा हूँ। अरे पागल, तूने अपनी शक्ल देखी है? कितना बदसूरत बंदर जैसा लगता है। और ऐसी हालत में अगर तू वहाँ दावत खाने जाएगा तो बाकी के लोग तुम्हें देखकर भाग नहीं जाएंगे। अरे मेरी मान तो वहाँ मत जा। वैसे तो मुखिया जी ने इस दावत में सभी गांव वालों को बुलाया है, तो मैं भी भला इसी गांव का हूँ, मैं जाता हूँ। भोला को देखकर मुखिया की पत्नी गुस्से में कहती है, अरे ओ बंदर जैसी शक्ल का भिखारी, भला तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा? तेरी शक्ल देखकर मेरे मेहमान डर कर न भाग जाए। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा दावत खाने। भोला दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। अपने गांव में कोई काम नहीं होने की वजह से भोला पड़ोस के गांव में मजदूरी करने जाता है। वहीं उस गांव के लोग मिलकर राधिका नाम की लड़की से भोला की शादी करवा देते हैं। राधिका का भी भोला की तरह ही इस दुनिया में और कोई नहीं था, वो भी अनाथ थी। राधिका से शादी करके भोला बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ जाता है। भोला रात के समय घर आता है, जिस वजह से कोई भी गांव वाला राधिका का चेहरा नहीं देख पाते हैं। अरे जानती हो बहन, अपना भोला कल रात ही शादी करके गांव आया है। हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है। चलो अच्छा ही हुआ, वरना भोला बोना को देखकर लगता तो नहीं था कि कभी उसकी शादी भी होगी। एक तो कराही के पेंदे की तरह काला है, ऊपर से कद भी इतना छोटा है। उसकी शक्ल देखकर तो हर किसी की हंसी छूट जाती है बहन। ये देखो राधिका, यही मेरा घर है और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन तुम दुखी मत होना, आज से तुम इस पूरे घर की मालकिन हो। और हाँ, आज से मैं और भी जी लगाकर मेहनत करूँगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। भोला राधिका से बात कर ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उसके गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और भोला का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे बोना भैया, दरवाजा खोलो, हम सब दुल्हन देखने आए हैं। आ गए ये लोग बिना तुम्हारा चेहरा देखे मानेंगे नहीं। रुको, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये दुल्हन तो इतना लंबा घूंघट डाल रखी है। अरे अब जल्दी से घूंघट हटाकर अपना चांद जैसा चेहरा तो दिखाओ, और नहीं तो क्या, आखिर अब हमसे कैसा शर्माना। हाँ बेटा, हम कोई दूसरे नहीं है बेटी, हम तो भोला के ही पड़ोसी हैं। चलो बेटी, अब अपना घूंघट उठा दो। राधिका चुपचाप घूंघट डाले खड़ी रहती है। अरे, जब मेरी बीवी आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो आप लोग उससे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वो कहीं भागी नहीं जा रही है, आप सब फिर कभी आकर उसका चेहरा देख लेना। ये तुम क्या कह रहे हो भोला? आखिर हमारे बोने भोले की शादी हुई है और भला हम बिना दुल्हन देखे तो यहाँ से नहीं जा सकते ना? अरे हाँ, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी किस्मत फूटी थी जो तू जैसे बोने बंदर से शादी कर ली। अरे बोना, तू चिंता मत कर, हम सब फ्री में तेरी दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे, उसे 10-20 रुपए मुँह दिखाई भी दे देंगे। अब तो अपनी बीवी का चेहरा दिखा दे। गाँव वाले के बार बार जिद करने पर राधिका अपना घूंघट हटाती है और राधिका को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राधिका के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोरी। क्यों रे बोना, इतने दिनों के बाद तुझे यही मूछ वाली लड़की मिली थी क्या शादी के लिए? अरे, अपने जैसा ही कोई बोनी को देखकर शादी कर लेता
भला ये मर्दों की तरह दिखने वाली औरत से शादी करने का कौन सा आफत आ गया था? ठीक है, आप लोगों को जो सोचना है सोचो। मैं बोना हूँ और मेरी पत्नी मोछो वाली है। इस बात से आप लोगों का क्या? जाइए आप लोग यहाँ से। चलो चलो सब लोग चलो यहाँ से। हम सबको ही शौक चढ़ा था जो सुबह सुबह आ गए मर्दों जैसी दिखने वाली औरत का चेहरा देखने। चलो चलो। सुन बोना, अब मैं तेरी बीबी को मुँह दिखाई में कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, समझा? आप सबसे किसने कहा था कि मेरी बीबी का मुंह दिखाई करने के लिए? जाओ जाओ, आप सब निकल जाओ मेरे घर से। राम राम राम, गुस्सा तो देखो जरा इस बौने की। अगर बीबी थोड़ी ढंग की होती तो पता नहीं ये बौना क्या करता। चलो चलो सभी लोग। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह हर रोज गांव के लोग बौना भोला को उसके रंग रूप को लेकर और उसकी पत्नी को लेकर उसे बहुत ताने दिया करते थे। भोला को तो ये सब सुनने की बचपन से ही आदत थी, लेकिन जब कोई उसकी पत्नी राधिका को लेकर बोलता तो उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन राधिका नदी से पानी भरने जाती है। तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती है। अरे तुम्हें पता है सुषमा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी मूंछों वाली औरत नहीं देखी। अरे वो जब मूंछों के साथ अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती होगी तो कैसा लगता होगा? अरे बहन देखो देखो, मूंछों वाली आ रही है। अरे हाँ सच में, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। अरे ओ मूंछों वाली, तुम्हारी मूंछों वाली होठों पर लिपस्टिक बहुत ही कमाल की लग रही है। तुम्हारी ये मूंछें असली है क्या? अरे बहन तू भी कैसी बातें कर रही है? एकदम असली है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की नहीं है, ये कोई छक्का है, छक्का। ये सुनकर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और दौड़कर वहाँ से भागकर घर आ जाती है। हे ऊपर वाले, कैसे लोग हैं ये? मेरी मूंछ है तो क्या ये मेरी कोई गलती है? आखिर क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? राधिका फूट फूट कर रो रही थी। इधर भोला काम करके अपने घर लौट रहा था। तभी उसे उसी गांव की फुलमतिया काकी रोक लेती है। रुक भोला, मेरी बात सुन। उस दिन तूने अपने घर से पूरे गांव वालों को बेइज्जती करके घर से भगाकर ठीक नहीं किया। मैंने आप सबकी कोई बेइज्जती नहीं की है। बेइज्जती तो हमेशा से आप लोग हमारे साथ करते आ रहे हैं। बचपन से ही आप लोगों ने मेरे कद और मेरे रंग रूप को लेकर मेरा खूब मजाक उड़ाया है, और अब आप लोगों ने दूसरे गांव से आई मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा? कल तक का लड़का आज तू हम सब से जवान लड़ाने लग गया है। कल तक तो तूने कभी भी हम सब गांव वालों को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब से तेरी वो मुच्छर बीबी आई है तब से तेरे भाव ही बढ़ गए हैं। तुझे उकसाने वाली वही तेरी मुच्छर बीबी है ना? देखो काकी, हर बात के बीच में मेरी बीबी को लेकर मत आओ। जाओ काकी, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरा अगर ऐसा ही रवैया रहा ना तो गांव वाले मिलकर तेरा इस गांव में जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ, इतना कम है जो और करेंगे। भोला को इस तरह परेशान देखकर वहाँ से गुजर रही खुशी परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, भोला मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये लो भोला, ये एक जादुई क्रीम है। इसे लगाते ही तुम्हारी पत्नी की मूछें गायब हो जाएगी, और ये जादुई क्रीम तुम जितनी बार अपने फेस पर लगाओगे तुम्हें उतनी बार 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, और अब से तुम्हारा कद भी आम लोगों की तरह ही हो जाएगा। अब खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर जाओ। भोला परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि राधिका बैठकर रो रही है। अरे मेरी भाग्यवान, रोने के दिन खत्म हुए, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। पर वो कैसे? भोला राधिका को लेकर कमरे में जाता है और उसे सारी बातें बताता है। राधिका जैसे ही अपने चेहरे पर वो क्रीम लगाती है उसका मूंछ गायब हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है और उसे 10 सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इधर राधिका और भोला की सारी बातें खिड़की पर खड़ी बिमला काकी सुन लेती है। अरे फुलमतिया, सुषमा, सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर बिमला सभी गांव वालों को उस जादुई क्रीम के बारे में बता देती है। सभी गांव वाले मिलकर
राधिका और भोला के सोने का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद उसका जादुई क्रीम चुरा लेते हैं और एक एक करके गांव की सभी औरतें अपने चेहरे पर उस जादुई क्रीम को लगा लेते हैं। क्रीम लगाते ही सभी के चेहरे काले और बदसूरत हो जाते हैं। ये देखकर सभी औरतें बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर खुशी परी आती है। रो क्यों रही हो? ये सब तुम लोगों के ही कर्मों का फल है। तुम लोगों ने मिलकर गांव के एक सीधे साधे इंसान को बहुत रुलाया है। ये उसी की सजा है। परी की बातें सुनकर गांव वाले परी से अपने किए की माफी मांगते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को फिर से सही कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग अब से राधिका और भोला के साथ मिलजुल कर प्यार से रहोगे और उसे कभी भी परेशान नहीं करोगे। गांव वाले परी की शर्त को मान लेते हैं और परी सभी गांव वालों को वापस से उन्हें पहले जैसा बना देती है और उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।